अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी का बताऊंगा कि मैं रशिया मॉस्को कैसे आया, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, और मैंने कौन कौन से स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था, तो मैंने रशिया सेलेक्ट क्यों किया। खैर, इन सब का आंसर मैं करूँगा आपको, क्योंकि काफ़ी लड़के जो ग्रेजुएट होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए, जॉब करें या किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, बाहर जाएं। तो सारे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं जब बैचलर्स कर रहा था ना, तो मेरे जहन में था कि भाई मैं जब ग्रेजुएट होऊंगा तो मैंने बाहर जाना है। बाहर जाना है तो मेरे जहन में 476 का सबसे पहले जहन में था, क्योंकि आप लोगों को आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया 476 के नाम से वीज़ा लॉन्च कर चुका था, जिसमें वो फ्रेश सिविल इंजीनियर जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको 6 मंथ का वीज़ा देता था। उसके लिए आइल्स लाजमी था और कुछ फ़ीस 400 यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए थे। तो मेरे जहन में वही था, और मेरा जहन कम्प्लीटली ब्लैंक था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मैं इस पे जब अप्लाई करूँगा तो मेरा हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मेरी मई 2023 में। आखिरी सेमेस्टर में अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी, तो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ा मुझे। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार की सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके मैं ग्रेजुएट हुआ, और मैं पहुंचा पिंडी की मशहूर जो 6 रोड है वहाँ पर हॉस्टल में, ठीक है। पिंडी का जो 6 रोड है वो समझे इंडिया का कोटा फैक्ट्री है। जिस तरह वहाँ पे लोग तैयारियां करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की, तो हमारे लिए 6 रोड भी ऐसा ही है। तो 6 रोड में मैं हॉस्टल में बैठता था, तो वहाँ मैं 476 के पीछे लग गया। तो जो दीवार बन रही थी 476 की वो थी आइल्स। आइल्स तो करना था क्योंकि आइल्स लाजमी था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा आइल्स कर लेता हूँ, क्योंकि इससे ये होगा कि दूसरे स्कॉलरशिप्स के लिए भी मुझे एडवांटेज मिलेगा ना। तो जनवरी 6 को मैंने आइल्स की रजिस्ट्रेशन करवाई। तो मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। आइल्स का एग्ज़ाम दिया, और 19 या 18 या 16 को मेरा रिज़ल्ट आया आइल्स का। तो मैं बड़ा खुश था, क्योंकि मुझे जितने बैंड्स रिक्वायर्ड थे उतने ही आए थे। 476 के लिए 6 बैंड्स रिक्वायर्ड थे, और मेरे 6.5 बैंड आए थे आइल्स में। तो अब मैं खुश था, क्योंकि मतलब मुझे बड़ी उम्मीद थी कि 476 पे हो रहा है मेरा। तो जो ही आइल्स का रिज़ल्ट आया उससे अगले दिन 476 की ईमेल आई कि वीज़े ख़त्म हो गए, हमने वीज़ा एबॉलिश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की जो मिनिस्ट्री थी फ़ौरन उन्होंने भी कह दिया कि ये वीज़ा ख़त्म हो गया है। तो 2024 की जो शुरुआत थी वो मेरे लिए बहुत बुरी हुई, क्योंकि मैं जिस उम्मीद के साथ ग्रेजुएट हुआ था वो उम्मीद अब डूब चुकी थी। अब मेरे जहन में कुछ नहीं था, अब मैंने किस कंट्री जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, कुछ भी पता नहीं था। तो फिर मैंने कोई सिफारिश लगवाई, कोई तगड़ी सिफारिश लगवा के मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिफारिश भी इतनी तगड़ी थी, खैर वो मुझसे काम नहीं लेते थे, बस ऐसे ही जाता था मैं, काम होता नहीं था, फील्ड का भी मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। इतने में ही मेरी पीएससी की इंटर्नशिप लगी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की। तो वो इंटर्नशिप भी क्या इंटर्नशिप थी, बस ये होता था कि मेरा एक दोस्त था, वो मुझे महीने के एंड में स्टैंप लगा देता था और अटेंडेंस परफॉर्मा बना के सबमिट करता था। कंपनी भी उसकी किसी कज़न की कंपनी थी। तो पीसी के 1,80,000 रुपये मैंने बैठे बैठे खा लिए। खैर, उसके बाद मेरे जहन में आया कि यार अब तो सीरियस हो जाना चाहिए लाइफ के साथ, कहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि जहन में है कि बाहर जाना है। तो अब अप्लाई करते हैं। तो मैंने अपना जहन बना लिया कि मैं साउथ कोरिया में जाऊंगा, क्योंकि मैंने आइल्स किया हुआ है, क्योंकि साउथ कोरिया में आइल्स चाहिए होता है। उसके बाद मैंने रशिया अभी तक मेरे जहन में था नहीं। फिर मैंने यूरोप में कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, ऑस्ट्रिया की थी, उनमें अप्लाई किया, क्योंकि वहाँ एडमिशन फ़ीस नहीं थी। मेरा अब यही काम रह गया था, मैं सारा दिन लैपटॉप में स्कॉलरशिप सर्च करता था। तो ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी थी, आप भी अभी भी इसमें अगर आपने आइल्स किया हुआ है तो इस पर अप्लाई करें, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेस। तो उस पर मैंने अप्लाई किया। इन्हीं दौरान साउथ कोरिया के कुछ प्रोफेसर्स को ईमेल की। चाइना मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि चाइना मुझे इसलिए पसंद नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे देखिए जो स्टाइपेंड आपको दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा स्टाइपेंड है, उसके साथ साथ ये कि आप जॉब नहीं कर सकते, अगर जॉब करते हैं तो आपको अलाउ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप करते हैं, ठीक है। बस बट मुझे ये था कि बस चाइना नहीं जाना है। मुझे क्यों ऐसा लगता था चाइना बस अच्छा नहीं है, खैर बहुत अच्छा है, अच्छी एजुकेशन है, लेकिन बस वो होता है ना, मुझे पसंद नहीं था।
तो फिर मैंने चाहे वो साउथ कोरिया के प्रोफेसर्स को ईमेल की। वहाँ पहला स्टेप तक हो गया था, मेरे किसी प्रोफेसर से अच्छी बातचीत हो रही थी, क्योंकि मेरा CGPA अच्छा था, 3.21 था, और मेरे पास एक रिसर्च प्रपोजल भी था, तो आइल्स भी था, तो अच्छी थोड़ी बहुत अच्छी थी, प्रोफाइल अच्छी जा रही थी। खैर, इन्हीं दौरान मुझे किसी दोस्त ने, मेरे सीनियर ने, रशिया का भी मशवरा दे दिया कि ओपन डोर्स के नाम से कोई स्कॉलरशिप होती है, उसमें ये चीज़ें, ये वो। तो बस जहन में था कि स्टाइपेंड इतना नहीं दे रही, तो चलो अप्लाई कर देते, क्या है। तो ऐसे मजाक मजाक में, क्योंकि सीरियस नहीं था मैं स्कॉलरशिप के साथ, ओपन डोर्स के साथ, वो होता है ना जहन में, यार ये तो स्टाइपेंड कम दे रही है, इसमें क्या करना है जाके। खैर, अप्लाई कर लिया मैंने। तो फर्स्ट स्टेज का टेस्ट ChatGPT से दे दिया, और सेकंड स्टेज में, क्योंकि अब मैं थोड़ा डर रहा था ना, क्योंकि साउथ कोरिया से मेरी रिजेक्शन हो गई थी, तो अब मैंने कहा अब तो कोई और उम्मीद है नहीं, साल तो गुजर रहा है, कब तक ये जॉब करता रहूँगा। तो फिर मैंने कहा चलो सेकंड स्टेज की तैयारी कर लेते हैं। ऑफिस में भी काम नहीं होता था, क्योंकि वो लोग काम देने से डर रहे थे, क्योंकि सिफारिश ऐसी तगड़ी लगवाई थी मैंने। तो खैर, सेकंड स्टेज का टेस्ट मैंने ऑफिस में ही दिया था। टेस्ट भी हो गया, टेस्ट अच्छा तो नहीं हुआ था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा स्कॉलरशिप पे। तो इन्हीं दौरान क्या था, हाँ, फिर इसमें ये हुआ, जो मैंने अप्लाई किया था, ये ऑस्ट्रिया की एक यूनिवर्सिटी में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेस, उनकी ईमेल आ गई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देना। तो चलो, मैंने कहा अब तो शुक्र है कहीं तो एडमिशन हो गया, कि अब तो एक रास्ता तो बन गया ना, ताकि मैं लोगों को कह सकूं कि मेरा यहाँ एडमिशन हो गया। तो फिर ये हुआ कि उसका भी रिज़ल्ट आ गया, ओपन डोर्स का सेकंड स्टेज का, तो उसमें भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी, ठीक है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, ओपन डोर भी था और ये यूनिवर्सिटी भी थी। तो मैंने काफ़ी सीनियर से, अपने जो दोस्त हैं या सीनियर हैं, उनसे मैंने मशवरा किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सारे मुझे रशिया सजेस्ट कर रहे थे। रशिया सजेस्ट इसलिए कर रहे थे कि ऑस्ट्रिया में ये होगा कि पहले तो आपको ब्लॉक अकाउंट देना पड़ेगा। खैर, वो तो मुझे मांग नहीं रहे थे, क्योंकि वीज़े के टाइम मांगते हैं। दूसरा ये था कि ऑस्ट्रिया में मेरा एक सीनियर इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसने मुझे कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इससे आप ग्रेजुएट हो जाओगे तो ऑस्ट्रिया में ख़ुद जॉब्स नहीं है सिविल के रिलेटेड, बहुत कम है, आपको फिर जर्मनी मूव करना होगा। तो ये था। फिर उसने कहा रशिया में अगर आपका हुआ है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रशिया चले जाओ। तो फिर मैंने भी सोचा सही है रशिया, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट का इशू नहीं है रशिया में, सारा कुछ हो रहा है। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी है रशिया में, अगर स्टाइपेंड कम है तो क्या हुआ, मैं जॉब्स करूँगा यहाँ, वैसे भी और जॉब्स मिलती है रशिया में। तो जहन बना लिया कि चलो बस सही है, रशिया ही फाइनल करते हैं। जब सिलेक्शन हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब बंदे को बड़ी खुशी होती है ना कि यार अब चलो एक जगह पे हो गया है। बस वीज़ा नंबर का वेट कर रहा था मैं। तो इतने में मैं 6 रोड भी छोड़ के, अपने जो यूनिवर्सिटी के कुछ फ्रेंड्स थे, जी एट 4 में वहाँ शिफ्ट हो गया था, जी एट 4 में। तो उनके साथ काफ़ी मैंने इन्जॉय किया। जब स्कॉलरशिप पे आपका हो जाए और वीज़ा, ये टाइम जो होता है ना, बड़ा आपका कह सकते हैं कि आपका मेमोरेबल डेज़ होते हैं ये, क्योंकि आप इन दिनों को कभी नहीं भूल सकते, बड़ा खुल के आप इंजॉय करते, कोई स्ट्रेस नहीं होती। जॉब पे भी मैं कभी जाता था, कभी नहीं जाता था, जिस दिन मूड करता था छुट्टी करके आ जाता था, क्योंकि मुझे पता था कुछ महीने यहाँ रहना है, उसके बाद तो चले जाना है। फिर मैंने क्या किया, चलो अब टाइम कम रहता है, क्योंकि सितंबर को क्लासेस स्टार्ट हो रही थी यहाँ। जून जुलाई, मैंने कहा अपने घर चले जाते, घर वालों से मिल लेते हैं। तो मैं चला गया स्कर्दू। स्कर्दू में मैंने अच्छा खासा एंजॉय किया, घूमा फिर, अपने गांव गया, गांव के लोगों से मिला, 8-9 साल बाद गांव जा रहा था, वहाँ भी अच्छा खासा एंजॉय किया। उसके बाद वापस स्कर्दू आया, तो मेरे दोस्त आए हुए थे, यही जी8 वाले, सैयद एहसान शाह और शेर जमान नाम है, तो वो आए हुए थे। फिर उन्होंने कहा अब हमें भी घुमाओ, फिर उनको दोबारा वहीं जगह घुमाता रहा जो मैं ख़ुद एक वीक पहले घूमा था। खैर, ऐसे कर करा के वो लोग तो वापस आ गए इस्लामाबाद। तो सितंबर अगस्त का महीना जब आया, तो मुझे लगा यार अभी तक वीज़ा तो आ जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर से क्लासेस हैं, तो अभी तक वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, मैं काफ़ी परेशान हो रहा था। खैर, हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप बने हुए थे, जो जो सेलेक्ट हुए थे स्टूडेंट्स उनके, तो काफ़ी लड़कों के आ रहे थे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के, हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं आया था किसी का। तो मैं सितंबर में, मैंने कहा घर वालों को बस इसी हफ्ते आ जाएगा, तो अल्लाह हाफिज़, अब मैं जा रहा हूँ।
तो घर वालों से रुखसत हुआ, वापस पहुंचा इस्लामाबाद G8 अपने दोस्तों के पास। वहाँ पहुंचा, मैं हर सुबह उठता हूँ, जीमेल देखता हूँ, अपना पोर्टल चेक कर रहा हूँ, वीज़ा नंबर आ जाए, वीज़ा नंबर आ जाए, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। फिर दोस्त भी मुझे तंग कर रहे थे, तुम्हारा वीज़ा नहीं आएगा, ये वो डरा रहे थे ना। तो मैं काफ़ी स्ट्रेस में था, तो इसी दौरान शॉपिंग भी करनी थी, तो शॉपिंग में भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि लग रहा था यार ऐसा ना हो वीज़ा नंबर ना आ जाए, क्योंकि वीज़ा अलग होता है, स्कॉलरशिप अलग होती है। तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था। तो इसी घबराहट का अख्ताम हुआ एक दिन। हमारी क्लासें थी सितंबर में स्टार्ट होनी थी, वेबसाइट में उन्होंने लिखा था सितंबर में स्टार्ट होंगी आपकी क्लासेस, और मेरा वीज़ा आया सितंबर के एंड में, यानी 20 और 30 के बीच में था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, उस पर मेरा वीज़ा नंबर आया। फिर मैंने बहुत गहरी सांस ली, मैंने कहा शुक्र है वीज़ा नंबर आया, अब मामला ओके है। लेकिन फिर डर था कि एम्बेसी में वीज़े का इंटरव्यू होता है, ये वो, तो इस टाइप की जो बातें होती थी, डर लग रहा था कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू ना हो जाए। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अटेस्ट करवाए हुए थे। तो अपॉइंटमेंट ली एम्बेसी की, वीज़ा फ़ाइल करवाने की, एम्बेसी गया। जब मुझे याद है मैंने इस्लामाबाद एम्बेसी से अपना वीज़ा फ़ाइल करवाया था। जब मैं वहाँ गया, जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अंदर दिए, रशियन बंदा बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा नई तस्वीर दो ना। तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा अभी नई तस्वीर ये है, क्योंकि वहाँ ये होता है कि अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए ना, वो कहते हैं अगले नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ। अब ऐसे तो नहीं जा सकते ना, आप कहो मैं कल लेके आऊँगा, नहीं, अपॉइंटमेंट लेनी होती। तो फिर लंबा चला जाता था, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त साकिब साथ साथ जा रहे थे, तो फ़्लाइट टिकट्स हमने भी साथ करनी थी, सब कुछ साथ करना था। तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, उसने तस्वीर मेरी रिजेक्ट कर दी। फिर मैंने क्या कि दूसरे बैकग्राउंड में निकाल के वही तस्वीर दे दी ना उसको, क्योंकि मेरे पास ब्लू में भी थी, वाइट में भी थी, ब्लू वाली दे दी। तो फिर उसने एक्सेप्ट कर ली। फिर मैंने कहा शुक्र है। तो उसने फिर कहा वीज़ा कब तक चाहिए, हमने कहा जितना जल्दी हो सकता है दे दें। उसने कहा फिर अगर जल्दी चाहिए तो आपको ज़्यादा फ़ीस देनी होगी। फिर हमने कहा सही है, फिर नॉर्मल फ़ीस में कर दें। तो वीज़ा नंबर आया, हमारा वीज़ा फ़ाइल हो गया, वीज़ा आ गया। फिर हमने फ़्लाइट की, फ़्लाई दुबई से। उसके बाद मैं और दोस्त साकिब जो थे, फ़्लाइट लेके पहुँचे भाई मॉस्को एयरपोर्ट VKO में। यहाँ जब हम पहुँचे ना VKO एयरपोर्ट में, कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, पहले आप पाकिस्तान से आओगे सीधा दुबई, दुबई से फिर मॉस्को आओगे। दुबई से मॉस्को 6 घंटे का है, और पाकिस्तान से दुबई तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। मॉस्को में क्योंकि मेरे दो दोस्त पहले आए हुए थे, तो वो हमें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुँचे हुए थे। तो जब एयरपोर्ट से कोई हमें इमिग्रेशन वालों ने तंग नहीं किया, रशिया के जो थे इमिग्रेशन वालों, उन्होंने कोई तंग नहीं किया। 5 मिनट हमें बिठाए, उसके बाद हम बाहर आए। बाहर थोड़ा वेट किया, उसके बाद मेट्रो क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट के अंदर ही मेट्रो होती है, तो मेट्रो में बैठे, गए दोस्त के हॉस्टल में। हमने कहा चलो सामान दोस्त के हॉस्टल में रखते हैं, क्योंकि हमारे जहन में पाकिस्तान वाला कंसेप्ट था कि हॉस्टल है तो कोई भी घुस सकता है। तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, इवन हमारे बैग भी अंदर नहीं रखने दिए उन्होंने। तो हम अपना बैग उठाए, अब खड़े हैं, अब क्या करें हम। फिर उन्होंने कहा कि चलो आप लोगों के लिए पहले होटल ढूंढते। अब हम गए होटल ढूंढने। होटल काफ़ी, हमने 2-3 होटल देखे, जगह ही नहीं थी, सारे भरे हुए थे। फिर हमने कहा सही है, क्योंकि उस वक्त सुबह के 7-8 बज रहे थे। हमने कहा यार चलो यूनिवर्सिटी ही जाते, अपनी यूनिवर्सिटी। फिर हमने वहाँ से टैक्सी बुक की, पाकिस्तानी 10,000 रुपये का ख़र्चा आया। वहाँ से हम सीधा टैक्सी में आए यूनिवर्सिटी, अपनी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ आए। यहाँ आने के बाद मुझे याद है मेरे दोस्तों ने हम दोनों का जो सामान था वो अपने साथ रखा, बाहर खड़े हुए। हम यूनिवर्सिटी के अंदर गए, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाए, और हमने उन्हें कहा हमें हॉस्टल दे दो, क्योंकि हमारा सामान अभी बाहर है, ये वो। तो उन्होंने कहा हॉस्टल आपको कल तक मिल जाएगा, अभी हम नहीं दे सकते आपको, तो आप किसी होटल में रहें। फिर हम बाहर निकले, फिर हमने आसपास होटल ढूंढा ढूंढा, बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला। उसमें एक रात का हमसे तकरीबन 12,000 PKR चार्ज किया। फिर हमने कहा चलो सही है, कल तो हॉस्टल मिल जाएगा। फिर कल हमें हॉस्टल मिला, फिर अपने हॉस्टल शिफ्ट हुए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स ढूंढनी, डॉक्यूमेंटेशन के काम किए। रशिया में बहुत से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं स्टूडेंट को, वो सारे किए। फिर जॉब स्टार्ट की। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम किया था कि, मतलब जॉब छोड़ दी बस, ठीक है,
जॉब क्यों छोड़ी थी मैं वो आपको बाद में किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो ये था अभी तक का सफ़र। अभी तकरीबन हमारे 2 ढाई महीने हुए हैं मॉस्को में। तो इस चैनल में मैं हमेशा गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने रशिया कैसे आना है। रशिया अच्छी जगह है यार, मैं आके पछता नहीं रहा हूँ। एटलीस्ट मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लगता है सही डिसीजन था मेरा। क्योंकि देखिए चाइना में आप स्टाइपेंड इतना नहीं होता है। आप चाइना में अगर जाते तो आपका स्टाइपेंड 1,30,000 रुपये मास्टर्स वालों के लिए ना, और 1,30,000 में आप अपना खर्चा वर्चा करेंगे तो आपको 60-70 हज़ार ही बचेगा। यहाँ रशिया में ये है कि आपको हमारी यूनिवर्सिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड देती है, इस साल इन्होंने स्टाइपेंड भी बढ़ाया है, तो तकरीबन 20-30 हज़ार स्टाइपेंड देती है PKR। उससे आपका ख़र्चा हो जाता है हॉस्टल्स वगैरह, और आप जो जॉब करते हो वो आपकी कंप्लीट सेविंग है। तो आप मॉस्को में मंथली अराउंड 2-2.5 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। तो अच्छा है लाइफ भी, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से निकल कर एक जॉब करते हैं, ठंड में जाते हैं, तो आपको वैल्यू पता चलती है अपने पैसों की। ठीक है, तो सही है, अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा है, सेटिस्फाई है हम अपने डिसीजन से। लगता है अच्छा डिसीजन था हमारा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। अभी फ़र्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से 9 जनवरी से, तो फर्स्ट सेमेस्टर भी क्लोज़ हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह रिसर्च की तरफ जाएंगे। तो बस आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें मेरे चैनल में, इंशाल्लाह आपको हर अपडेट देता रहूँगा। और रशिया में आने की 4 प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप्स हैं, उन सब पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ओपन डोर्स, रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, HSC और स्कॉलटेक। सबसे अच्छी स्कॉलटेक है, क्योंकि मेरा उसमें फील्ड नहीं है, मैंने इसलिए अप्लाई नहीं किया था। तो उन सब की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो जो नए हैं वो लाजमी अप्लाई करें। ओपन डोर्स की डेट ओवर हो चुकी है, बाकी जो 3 स्कॉलरशिप्स है वो ओपन है। तो बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।